नमस्कार। कभी सोचा है कि एक चुनाव सिर्फ चंद 100 वोटों के फर्क से कैसे तय हो सकता है, और इस तरह का नतीजा हमें उस इलाके के शासन, वहां के लोगों की उम्मीदों और उनकी नाराजगी के बारे में क्या बताता है? आज हम एक ऐसे ही निर्वाचन क्षेत्र की गहराइयों में उतरेंगे और एक सियासी ब्लूप्रिंट का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए, आज हम सफर करते हैं उत्तर प्रदेश का, और वहां भी रामपुर जिले में बसे बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र का। यही वो सियासी मैदान है जहां हमारी आज की कहानी शक्ल लेती है। तो ये पूरा विश्लेषण इतना जरूरी क्यों हो जाता है? वजह है ये आंकड़ा, सिर्फ 307 वोट। 2022 के चुनाव में जीत और हार का फासला बस इतना ही था। सियासत में ये फासला एक धड़कन जितना ही होता है, और यही बात इस सीट को बहुत खास बना देती है। तो आज हम इस सफर में क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस कांटे की टक्कर वाली कहानी को समझेंगे, फिर जमीन की हकीकत और वहां के लोगों के मिजाज को जानेंगे। इसके बाद हम उस सियासी गतिरोध की वजहों को टटोलेंगे और देखेंगे कि इससे उभरने के लिए क्या रणनीति हो सकती है। और आखिर में हम बात करेंगे राजनीति से आगे शासन के असल मकसद पर। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जो बिल्कुल कगार पर खड़ा है। यहाँ हम उन आंकड़ों को देखेंगे जो बताते हैं कि बिलासपुर का चुनावी माहौल कितना दिलचस्प है और यहाँ के वोटर कितने जागरूक। 2022 के चुनावी मैदान में दो मुख्य चेहरे आमने सामने थे। एक तरफ थे भारतीय जनता पार्टी के बलदेव सिंह औलख और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अमरजीत सिंह। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करते हैं। देखिए, बीजेपी को मिले 43.17% वोट और समाजवादी पार्टी को मिले 43.04%। मतलब फर्क ना के बराबर था। एक एक वोट ने नतीजा तय कर दिया। और यहाँ बहुजन समाज पार्टी को मिले करीब 8% वोट भी बहुत निर्णायक साबित हुए। और एक और आंकड़ा देखिए, 68.44%। ये है यहाँ का वोटर टर्नआउट। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये बताता है कि बिलासपुर के लोग अपने मुद्दों को लेकर कितने सजग हैं, कितने सक्रिय हैं। वो महज तमाशाई नहीं है, बल्कि अपनी सरकार चुनने की प्रक्रिया में पूरी तरह शामिल हैं। अब चलिए इन चुनावी आंकड़ों से थोड़ा और गहरे उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस जमीन का मिजाज कैसा है, यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है। दूसरा अध्याय, जमीन और उससे उठते संकेत। यहाँ हम लोगों और उनके रोजगार को समझने की कोशिश करेंगे। बिलासपुर की सियासत और समाज को समझने के लिए यहाँ के सामाजिक ताने बाने को देखना बहुत जरूरी है। देखिए, लगभग 33% आबादी मुस्लिम है। इसके अलावा कुर्मी समुदाय करीब 18%, सैनी 9%, दलित 8% और सिख समुदाय भी करीब 6% की अहम भूमिका में है। यही सामाजिक समीकरण यहाँ की राजनीति की बुनियाद हैं। तो जमीन पर असलियत क्या है? देखिए, ये इलाका मूल रूप से कृषि पर निर्भर है, लेकिन यहाँ के किसान परेशान हैं। खेती की लागत बढ़ रही है और आमदनी घट रही है। नौजवानों को रोजगार के लिए शहरों की तरफ पलायन करना पड़ रहा है, और स्थानीय स्तर पर सड़कें, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी कमी है। लोगों की यही परेशानियां उनके वोट देने के फैसले पर असर डालती हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर 2022 में नतीजा इतना करीबी क्यों रहा? ऐसा क्या हुआ कि मामला आखिरी वोट तक फंसा रहा? चलिए इस सियासी गतिरोध की परतें खोलते हैं और उन ताकतों को समझते हैं जिन्होंने ये नतीजा तय किया। देखिए, मैदान में दो बड़ी कहानियां थीं। एक तरफ बीजेपी का बुलडोजर वाला नैरेटिव जो कानून व्यवस्था और सख्त प्रशासन पर जोर दे रहा था, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो धर्मनिरपेक्षता और किसानों को राहत देने जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। ये दोनों ही नैरेटिव अलग अलग वोटर समूहों को अपनी ओर खींच रहे थे। और इस बदलाव को ये एक लाइन बहुत अच्छे से समझाती है। जैसा कि सोर्स बताता है, खेतों के संकट और योगी के बुलडोजर नैरेटिव के बीच असंतुष्ट जाट, किसान और मुसलमान भाजपा से दूर हो गए। ये साफ इशारा है कि जमीन पर कुछ समीकरण बदल रहे थे और मतदाताओं का एक हिस्सा नाराज था। और हाँ, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था। अगर हम बिलासपुर का चुनावी इतिहास देखें तो ये सीट हमेशा से ही बहुत अस्थिर रही है। पार्टियों का दबदबा बदलता रहा है, कभी पल्ला इस तरफ भारी तो कभी उस तरफ। ये इतिहास 2022 के इतने करीबी नतीजे को और भी बेहतर तरीके से समझाता है।
और बिलासपुर जैसी कांटे की टक्कर हमें हमारे संविधान के एक बहुत बड़े सिद्धांत की याद दिलाती है। वो है हर व्यक्ति की गरिमा और जानकारी के साथ अपनी राय बनाने का अधिकार। जब माहौल इतना तनावपूर्ण हो तो ये और भी जरूरी हो जाता है कि हर तरफ से जिम्मेदारी के साथ संवाद हो, ताकि हर वोटर, चाहे वो किसी भी पार्टी का समर्थक हो, सम्मानित महसूस करे। चलिए, अब तक हमने समस्या को समझा, अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पड़ाव है एक 4 आयामी रणनीति, एक ऐसा ढांचा जो लोगों से दोबारा जुड़ने में मदद कर सकता है। अगर हम विपक्ष के नजरिए से देखें तो उनकी ताकत क्या है? 2022 का करीबी नतीजा और एक मजबूत ओबीसी बेस, लेकिन कमजोरी भी है, जैसे जमीन पर संगठन का उतना मजबूत ना होना। मौका क्या है? सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी और नए गठबंधन की संभावनाएं। और खतरा, बीजेपी का मजबूत संगठनात्मक ढांचा और ध्रुवीकरण की राजनीति। तो इस स्थिति से निपटने के लिए एक चतुर्मुख सिद्धांत यानी 4 चेहरों वाली रणनीति का सुझाव दिया गया है। पहला चेहरा है चुनावी, यानी अपने वोट बैंक को एकजुट करना। दूसरा संगठनात्मक, यानी अपने कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करना। तीसरा है नैरेटिव, यानी लोगों के कल्याण की बात करना। और चौथा चेहरा है संसाधन, यानी सही जगह पर सही तरीके से ताकत लगाना। अब ये तो हुई रणनीति, पर इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए, इसके लिए एक ठोस 90 दिन का प्लान है। 5वां अध्याय, शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट जो जीत तक का रास्ता दिखाता है। ये पूरा प्लान लोगों की असफल समस्याओं पर टिका है, जिन्हें हमने पहले भी देखा। किसानों की एमएसपी और बढ़ती लागत की चिंता, नौजवानों में बेरोजगारी और महंगाई का डर, अल्पसंख्यकों के मन में सुरक्षा का सवाल, और हाँ, टूटी सड़कें और बिजली की कटौती। इन सभी मुद्दों को सीधे सीधे हल करने की जरूरत है। तो ये 90 दिन का प्लान एक सीढ़ी की तरह है। चुनाव से 90 दिन पहले लोगों तक पहुंचना और सर्वे करना, 60 दिन पहले लोगों को जोड़ना और गठबंधन बनाना, 30 दिन पहले घर घर जाकर अपनी बात रखना और लोगों को समझाना, और आखिरी हफ्ते में पूरी ताकत झोंक देना ताकि वोटर पोलिंग बूथ तक जरूर पहुंचे। और एक बात यहाँ बहुत जरूरी है, इस पूरे 90 दिन के अभियान में चाहे सर्वे हो या कोई मैसेज भेजा जाए, लोगों की निजता और उनकी सहमति का सम्मान करना सबसे ऊपर होना चाहिए। विश्वास तभी बनता है जब नेता और जनता के बीच पारदर्शिता हो और भरोसे का रिश्ता कायम हो। और अंत में हमें ये समझना होगा कि ये सारी कवायद सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद राजनीति से कहीं बड़ा है। ये सफर डेटा से शुरू होकर सुशासन तक पहुंचना है। तो आज का ये विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है। क्या लोगों की ज़रूरतों को डेटा के जरिए गहराई से समझकर हम चुनावों को सिर्फ सत्ता की लड़ाई से आगे ले जा सकते हैं? क्या हम इसे असली सुशासन के लिए एक जनादेश में बदल सकते हैं? यही असली सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।